friends. So let's come to the third lecture of environment part and we will teach here climate mitigation and adaptation. अब क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और एडाप्टेशन की अगर बात की जाए तो हम कैसे क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करते हैं और अडाप्ट करते हैं। जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, राइजिंग टेम्परेचर हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, उसको नेचुरल पर्सन जो है, जो पीपल्स हैं, जो वर्ल्ड के हमारी पॉपुलेशन है, वो कैसे उसको अडाप्ट करती है। ओके। और क्लाइमेट चेंज को, जो सी लेवल राइज ना हो, टेम्परेचर राइज ना हो, उसको मिटिगेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें करती हैं। तो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन में ये सारी चीज़ें आती हैं। अब जो पहला है इसमें टॉपिक, दैट इज़ इंडियाज़ अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है। तो इंडिया ने अभी रिसेंटली, ये न्यूज़ में इसलिए है कि इंडिया ने अभी रिसेंटली सबमिट किया है अपना अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। पहले क्या था, उन्होंने ऑलरेडी 3 नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है सबमिट किए थे हमारे यूएनएफसीसी को। बट अभी उन्होंने बोला यूएनएफसीसी के अंदर कि आप जो है अपडेट करिए अपना एनडीसी टारगेट। तो इंडिया ने अभी अपना एनडीसी टारगेट को अपडेट किया है और उन्होंने सबमिट किया है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यूएनएफसीसी के अंदर मैंने बताया था, जब यूएनएफसीसी मैंने पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि ये इसका जो समिट हुआ है 27 समिट शार्मिल शेख इजिप्ट में हुआ है, उसमें हमने बोला था कि इंडिया, बहुत सारी कंट्रीज़ ने बोला, मतलब उसमें बोला गया कि अपडेटेड आपको एनडीसी टारगेट सेटअप करना है, बताना है। तो इंडिया ने जो है अपना टारगेट, एनडीसी टारगेट भेजा है। अब अबाउट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस की अगर बात करें तो हुआ क्या था कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में एनडीसी टारगेट बोला गया था कि एनडीसी टारगेट बताइए कि आप क्या क्या टारगेट कब तक आप अचीव करना चाहते हैं, और उसके कारण जो है हमारा क्लाइमेट चेंज रिवर्स हुआ। तो पोस्ट 2020 में क्लाइमेट एक्शन रिक्वेस्ट की गई पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के थ्रू, और ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट आया जो कि हमारा COP26 था, वो ग्लासगो में हुआ था यूएनएफसीसी का। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि पार्टीज़ जो भी हैं वो अपना जो भी टारगेट्स हैं उनको रिविजिट करें और उसको अपडेट करें। ठीक है। तो इन देयर एनडीसी कंट्रीज़ ने कम्युनिकेट किया कि हमारा जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, जितना भी हम एमिट कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैस, उसको हम रिड्यूस करेंगे, और हमारा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का जो गोल है उसको उस तक पहुंचेंगे और एडाप्ट करने की क्षमता को बढ़ाएंगे कि जो भी हम क्लाइमेट चेंज में हो रहा है उसको हम एडाप्ट कर सके और उसका इम्पैक्ट जो है टेम्परेचर राइजिंग का, उसको भी हम रिवर्स कर सकें। अब जो नेशनली डिटरमाइंड टारगेट है, कंट्रीब्यूशन है, वो हमेशा 5 साल में सबमिट किया जाता है यूएनएफसीसी सेक्रेटेरिएट को। तो याद रखिएगा कब सेटअप किया जाता है, 5 साल में हर बार सबमिट किया जाता है यूएनएफसीसी सेक्रेटेरिएट को। और मैनिफेस्टेशन जो है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का, वहाँ पे कंट्रीज़ जो है अपने प्लेजेस को रिविजिट करेंगी हर 5 ईयर्स के बाद। तो हर 5 साल के बाद एनडीसी टारगेट को रिविजिट करेंगी और देखेंगे कि हमने कितना अचीव किया और कितना नहीं अचीव किया है। अब अबाउट इंडियाज़ एनडीसीज की अगर बात करें तो इंडिया का नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है। तो पहली बार इंडिया ने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यूएनएफसीसी को सबमिट किया था 2015 में, जब हमारा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आया था, क्योंकि उसी में हमने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की बात की थी। फिर इंडिया ने अपना एनडीसीज को अपडेट किया और उन्होंने एनडीसीज को अपडेट किया और उसको किस बेसिस पे कंसीडर किया, जो हमारा कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल पे बेस था उस पे। क्योंकि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो भी हम एनडीसीज टारगेट फॉलो कर रहे हैं वो हमारी हर कंट्रीज़ के लिए कॉमन है। बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का यहाँ पे मतलब है कि जिस कंट्री ने ज़्यादा एमिट किया है, ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन किया है, वो कंट्री ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और जिस कंट्री ने कम किया है वो कंट्री कम रिस्पॉन्सिबल है। तो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ की यहाँ बात की गई है। तो डेवलप कंट्रीज़ जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमारे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए, तो उनको जो है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो टारगेट है उनको ज़्यादा फुलफिल करना पड़ेगा। बट डेवलपिंग कंट्री जो है वो अभी डेवलप कर रही हैं, वो कम रिस्पॉन्सिबल है, तो इसलिए उनको कम करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का यही मतलब होता है। एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से जो है आप एनडीसी टारगेट को फॉलो करेंगे। अब जो हमारा एनडीसीज है उसमें इंडिया ने प्रिपेयर किया कि इंडिया जो है, इंडिया का ट्रांजिशन जो है क्लीनर एनर्जी की तरफ करेंगे फॉर द पीरियड 2021 टू 2030। और उन्होंने जो 3 क्वांटिटेटिव टारगेट्स थे 2015 एनडीसीज के, उसमें से 2 टारगेट्स को उन्होंने अपडेट किया। ठीक है। तो 2 टारगेट को अपडेट किया रिलेटेड टू एमिशन इंटेंसिटी और नॉन फॉसिल फ्यूल्स की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है, इन दोनों टारगेट को उन्होंने चेंज किया, और जो कार्बन सिंक का टारगेट था उन्होंने सेम रखा।
फिर 2 पंचमृत कमिटमेंट्स किए, जो कि कॉप 26 ग्लासगो में किया था। और उन्होंने बोला था कि कुछ जो टारगेट्स हैं उनको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, जैसे कि 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी हमको अचीव करना है बाय 2030 तक, और एमिशंस जो है एटलीस्ट 1 बिलियन टन्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको हमको कम करना है 2030 तक। ओके, तो ये जो टारगेट्स हैं, इन टारगेट्स को उन्होंने चेंजेस नहीं लाए। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट एट कॉप 26 समिट इन ग्लासगो। तो इंडिया ने क्लाइमेट ग्लासगो समिट में, जो कॉप 26 का समिट हुआ था, उसमें इंडिया ने क्या क्या टारगेट लिए थे? तो इंडिया ने 5 टारगेट लिए थे, जिसको उन्होंने पंचमृत नाम दिया। क्या टारगेट? क्या 5 टारगेट लिए थे जिनको उन्होंने क्या नाम दिया? पंचामृत बोला। ठीक है, उन्होंने बोला कि हम जो है नेट ज़ीरो जो है अचीव करेंगे टारगेट बाय द ईयर 2070। फिर उन्होंने बोला कि नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो 500 गीगावाट बढ़ाएंगे बाय 2030, इंक्रीज़ करेंगे। 50% जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट वो हम रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू मेंटेन करेंगे बाय 2030, और रिड्यूस करेंगे टोटल कार्बन जो भी एमिशन हो रहा है बाय 1 बिलियन टन्स टिल 2030, एंड रिड्यूस करेंगे कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी बाय लेस देन 45% बाय 2030। सो व्हाट आर द कॉप 26 में ग्लासगो में उन्होंने क्या क्या लिया? आप सिर्फ इतना याद रखिए कि सिर्फ नेट जीरो हम 2070 तक करेंगे, बाकी चीज़ें हमको 2030 तक कंप्लीट करनी है। जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स है वो 500 गीगावाट तक हमको इंक्रीज करना है। 50% हमारी रिन्यूएबल एनर्जी से होनी चाहिए, और 1 बिलियन टन्स जो है अचीव करना है 2030 तक, और लेस देन 45% जो है कार्बन इंटेंसिटी को हमको रिड्यूस करना है 2030 तक। तो दीज आर द इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट इन कॉप 26। अब व्हाट आर द अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट, हम वो देख लेते हैं। तो 2015 में क्या था, और अब जो है अपडेट करके कितना किया है, और हमारा प्रोग्रेस किया है, क्या है। तो टारगेट आप याद रखिएगा कि कब तक हमको अचीव करना है? 2030 तक। जैसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हमको टारगेट 2030 तक अचीव करना है, वैसे ही हमारे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का भी टारगेट 2030 तक अचीव करना है। अब सबसे पहली है कि एमिशन इंटेंसिटी जो है जीडीपी का, उसको रिड्यूस करना है। पहले क्या टारगेट था? 33 to 35% बाई 2030, 2005 के लेवल से मेजर कर रहे थे। बट अभी जो है उन्होंने बोला कि 45% जो है 2030 तक हमको रिड्यूस करना है फ्रॉम 2005 लेवल। पहले कितना था? 33 to 35%। याद रखिएगा, दिस इज द क्वेश्चन विच शुड बी कम, बिकॉज आपके एनडीसीज टारगेट ऑलरेडी आपके प्रीवियस एग्जाम्स में, प्रीवियस प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क कर लीजिए, बिकॉज एनडीसी टारगेट जो है अभी अपडेट करके इंडिया ने बोला है कि एमिशन इंटेंसिटी जो है एज पर जीडीपी हमको 45% तक रिड्यूस करनी है बाय 2030, और लेवल क्या लेंगे? फ्रॉम 2005 लेवल। प्रोग्रेस की अगर बात करें तो रिडक्शन हो चुका है 28% ओवर 2005 लेवल। अब क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी जो हम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस से लेंगे, एनर्जी रिसोर्सेज से, उसमें हमको पहले कितना था? 40% था, बट अभी जो है 50% कर दिया है। तो याद रखिएगा, पहले कितना था? 40%, अब जो है 50%, क्योंकि हमने 42.3% ऑलरेडी अचीव कर लिया है नवंबर 2022 में। अब एडिशनल कार्बन सिंक जो है, जो भी फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर से हमको कार्बन सिंक करना है, मतलब जितना भी कार्बन एमिट हो रहा है उस कार्बन को हमको एब्जॉर्ब करना है। तो टारगेट क्या था 2015 में? 2.5 to 3 बिलियन जो है टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। बट अभी जो है वो जो अपडेटेड एनडीसी टारगेट है उसको सेम रखा है एक कार्बन सिंक के लिए। ठीक है, तो हमने बताया कि 2 एनडीसी टारगेट जो है उनको अपडेट किया है, बाकी एक एनडीसी टारगेट जो कार्बन सिंक वाला टारगेट है उसको 2.5 to 3 बिलियन टन्स ही हमको CO2 के इक्विवेलेंट आपको वो करना है। तो दीज आर द क्वांटिटेटिव टारगेट, यू हैव टू रिमेंबर इट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? मार्क इट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस विल come in your exam. Next, come to what are the qualitative target. These are the quantitative target about NDCs. What are the qualitative target? अब previous NDC जो 2015 में था, तो उन्होंने बोला था कि हेल्दी और सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग को प्रमोट करना है। किस तरह प्रमोट करना है? ट्रेडिशनल वैल्यू और कंजर्वेशन और मॉडरेशन से। बट आपको पता है लाइफ जो है, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था ग्लासगो समिट में। तो पीएम मोदी जी ने बोला कि अब जो है हम लाइफ भी इंक्लूड करेंगे, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, मास मूवमेंट से भी हम क्या करेंगे? चीज़ों को, हेल्दी और सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग को प्रमोट करेंगे। तो पहले कितना था? सिर्फ ट्रेडिशनल और वैल्यूज ऑफ कंजर्वेशन एंड मॉडरेशन पे बेस्ड था। बट अभी जो है उन्होंने बोला कि लाइफ फॉर एनवायरमेंट जो है हम उसके भी थ्रू, मास मूवमेंट के थ्रू भी हम अपना
हेल्दी और सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग प्रमोट करेंगे। तो अपडेटेड एनडीसी में एक चीज़ और जोड़ दी गई, मास मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज फिर बाकी टारगेट्स जो है वो सेम रखे गए, जैसे पहले थे वैसे ही, जैसे कि क्लाइमेट फ्रेंडली और क्लीनर पाथ हमको अडॉप्ट करना है, क्लाइमेट चेंज को बेटर वे में अडॉप्ट करना है बाय एनहांसिंग इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह करके डोमेस्टिक और न्यू एडिशनल फंड्स को मोबिलाइज करना है, जो हमारे मिटिगेशन और एडॉप्शन एडाप्टेशन के लिए हेल्प कर सके, और कैपेसिटीज़ बिल्ड करनी है और डोमेस्टिक फ्रेमवर्क क्रिएट करना है कि जो भी हमारी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, वो हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम आए और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हम बढ़ाएं। तो दीज आर द टारगेट सेम रखे गए हैं, बाकी जो एक दो टारगेट चेंज किए गए हैं वो हमने बता दिया। तो आपको पता चल गया। तो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कब आया था, आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में आया था। इंडिया ने पहला अपना एनडीसी टारगेट 2015 में सबमिट किया था। एनडीसी टारगेट जो है हर 5 साल के बाद रिव्यू होते हैं। अभी जो है रिसेंटली जो हमारा समिट हुआ है यूएनएफसीसी का, तो इंडिया ने अपना अपडेटेड एनडीसी टारगेट से भेजा है यूएनएफसीसी को, सेक्रेटेरिएट को। अब उसमें उन्होंने दो चेंजेस लाए हैं। पहली चीज़ तो उन्होंने बोला है कि जो भी हमारी एमिशन इंटेंसिटी है एज पर जीडीपी, पहले कितना था 33 to 35% 2030 तक अचीव करना था। बेस लेवल कितना था 2005, बट अभी बोल दिया है कि हमको 45% जो है 2030 तक अचीव करना है। फिर इलेक्ट्रिक पावर इंटेंसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल बेस से पहले कितना था 40%, अब कितना हो गया 50%। और एडिशनल कार्बन सिंक जो है उसको सेम रखा गया है, 2.3 to 5 बिलियन जो है टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट रखना है। तो ये जो सेम रखे, बाकी क्वालिटेटिव टारगेट्स भी हैं, वो आपको लॉजिक बेसिस पे पता होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट। नाउ लेट्स कम टू एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। एक एमिशन गैप रिपोर्ट होती है और एक एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट होती है। दोनों ही गैप रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम रिलीज करती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि कौन एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट रिलीज करती है। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट जो है रिलीज करती है। तो उसका टाइटल है टू लिटिल टू स्लो क्लाइमेट एडाप्टेशन फेलर्स पुट वर्ड्स एट रिस्क। तो जो जितना भी आप क्लाइमेट को अडाप्ट नहीं कर पाओगे, उतना ही वर्ड जो है रिस्क फेमस करेगा, तो रिस्क फेस करेगा। तो दैट इज कॉल्ड एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट। तो आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट शुड बी एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है और एमिशन गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम रिलीज करते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द रिलेटेड, हम रिपोर्ट के कुछ फाइंडिंग्स देख लेते हैं। तो मोर देन 8 आउट द 10 कंट्रीज, अगर 10 कंट्रीज हैं तो उसमें से 8 कंट्रीज जो है वो एक ही नेशनल एडाप्टेशन प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट पे उनके पास है। एडाप्टेशन और मिटिगेशन फाइनेंस फ्लोज जो है 2020 में वो कम हुआ है, क्योंकि बोला गया है कि जो भी हमारी कंट्रीज़ हैं उनको यूएस डॉलर 100 बिलियन जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रोवाइड करना पड़ेगा, डेवलप कंट्रीज़ को, बट वो लोग नहीं प्रोवाइड करें। एडाप्टेशन फाइनेंस गैप जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो 5 to 10 times ग्रेटर है देन द करेंट इंटरनेशनल एडाप्टेशन फाइनेंशियल फ्लोज। Okay, so this is all about key finding. Key findings are not important for your exam, just important for what is important for your exam, which who released the report and what is United Nation Environment Program. अब कुछ related news है जिसमें से principles for locally led adaptation। तो locally led adaptation की अगर बात करें तो locally जो गवर्नमेंट है, जो ग्रास रूट लेवल पे गवर्नमेंट है, वो कैसे क्लाइमेट चेंज को अडाप्ट करती है उसकी बात की गई है। तो ग्लोबल कमीशन ऑन अडाप्टेशन ने एक कुछ प्रिंसिपल्स बनाए थे जो कि हमारे लोकली लेड एडाप्टेशन को स्ट्रेंथन करेगी। अब जो ग्लोबल कमीशन ऑन एडाप्टेशन थी वो स्टेब्लिश किसने किया था, नीदरलैंड ने स्टेब्लिश किया था, और बहुत सारी अदर कंट्रीज ने इंक्लूडिंग इंडिया भी थी 2018 में। और उनका मैंडेट ये था कि हमको जो एडाप्टेशन बढ़ाना है बाय एलिवेटिंग पॉलिटिकल विजिबिलिटी ऑफ एडाप्टेशन एंड फोकस ऑन कॉन्क्रीट एडिशन। प्रिंसिपल जो है वो लॉन्च किया गया 2021 क्लाइमेट एडाप्टेशन समिट में, और इंटेंट की उन्होंने बोला कि एडाप्टेशन कम्युनिटी को गाइड करना है कि वो प्रोग्राम्स और फंडिंग और प्रैक्टिसेस जो है एडाप्टेशन प्रोसेस के लिए अपनाए। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल्स फॉर लोकली लेड एडाप्टेशन। नाउ लेट्स कम टू यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, बिकॉज यू नो दैट हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन यूएनईपी ने ये किया, यूएनईपी ने ये किया, यूएनईपी ने ये किया। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हमारा 1972 का था। तो हमने बोला था कि उसी के थ्रू जो है एक बॉडी बनी थी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंदर 3 बॉडी बनी थी, एक थी यूएनएफसीसी, एक थी यूएनसीबीडी और एक थी यूएन
CCD, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन डिग्रेडेशन के लिए, एक थी बायोडाइवर्सिटी के लिए और एक थी क्लाइमेट चेंज के लिए। तो दीज 3 बॉडीज कम्स अंडर द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। अब यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम कब बना था? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जब 1972 का हुआ था तब। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1972 में बनी, जो कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस और ह्यूमन एनवायरमेंट जो कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस था उसके थ्रू बनी 1972 में। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी केन्या। याद रखिएगा कहाँ पे हेडक्वार्टर है? नैरोबी केन्या। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हमको एनवायरमेंटल एजेंडा बनाना, ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंडा बनाना और एनवायरमेंटल जितने भी डायमेंशंस हैं उनको इंप्लीमेंट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना और अथॉरिटेटिव एडवोकेट फॉर द ग्लोबल एनवायरमेंट, ठीक है। मेंबरशिप की अगर बात करें तो 193 मेंबर है, इंडिया इसका मेंबर है। अदर की इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो ये जो है यूनाइटेड नेशन 2030 एजेंडा जो कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा है उसके अंदर वर्क करता है। स्ट्रक्चर जो है अगर बात करें तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं उस इसके चेयरमैन होते हैं। और ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ये वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन से बनी है, मतलब बहुत सारे मेंबर्स जो हैं, जितने भी मेंबर्स हैं वो अपना वॉलेंट्री कंट्रीब्यूट करेंगे, जितना मन करता है उतना फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। 95% ऑफ जो इसकी इनकम है वो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन के थ्रू आती है। एडमिनिस्ट्रेटर्स और सेक्रेटेरिएट फंक्शंस जो है मैनी मल्टीलेटरल एनवायरमेंट एग्रीमेंट्स और अदर एंटिटीज़ को डील करते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट अदर की इन्फॉर्मेशन। मेजर रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट जो है यही रिलीज़ करते हैं, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट यही रिलीज़ करते हैं, ट्रिपल इमरजेंसी यही रिलीज़ करते हैं, एंड कूलिंग एमिशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट भी यूएनईपी रिलीज़ करती है। ओके, एमिशन गैप रिपोर्ट भी हमारी यूएनईपी रिलीज़ करती है, तो आप याद रखिएगा। ओके, अब एग्रीमेंट्स एडमिनिस्टर्ड बाय यूएनईपी। तो यूएनईपी कौन कौन से एग्रीमेंट एडमिनिस्टर करती है वो हम पहले भी बता चुके हैं। सबसे पहला हमारा है साइट्स, 1973 में बना था। फिर हमारा बॉन कन्वेंशन जो हमारी माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए है 1979 में। फिर वेना कन्वेंशन हमने ओजोन लेयर का पढ़ लिया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमने पढ़ा था 1985 में। फिर हमारा बेसल कन्वेंशन जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट हो रहा है हजार्डियस वेस्ट का उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो 1989 में इसको भी यूएनईपी एडमिनिस्टर करती है। फिर कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जो कि हमने बताया उसी की बॉडी है 1992 में। रॉटरडम कन्वेंशन जो कि अगर आप केमिकल और हजार्डियस वेस्ट कोई भी ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट कर रहे हो तो उसके लिए आपको प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट लेना पड़ेगा उस कंट्री से, ठीक है। तो वो भी हमारा रॉटरडम कन्वेंशन में आता है 1998 में। उसको भी स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के लिए, ठीक है वो। और फिर मीनामाटा कन्वेंशन जो है मरकरी के लिए। तो दीज आर द एग्रीमेंट्स एडमिनिस्टर्ड बाय द यूएनईपी। याद रखिएगा यूएनईपी जो है इन सारे एग्रीमेंट्स को एडमिनिस्टर करती है। नाउ लेट्स कम टू एमिशन गैप रिपोर्ट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एमिशन गैप रिपोर्ट भी हमारी यूएनईपी रिलीज करती है। तो सबसे पहले एमिशन गैप होता क्या है? एमिशन गैप वो होता है जो गैप हमने प्लेज किया। मान लीजिए आज हमने टारगेट रखा है कि हम इतना, मतलब हम 5 बुक पढ़ेंगे, बट हम वो 5 बुक आज के टारगेट में नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम सिर्फ 3 ही बुक पढ़ रहे हैं। तो वो जो 5 और 3 के बीच का डिफरेंस होगा दैट इज 2। तो 2 बुक हम नहीं पढ़ रहे हैं तो उसी को हम एमिशन गैप बोलेंगे। ऐसे ही सेम एनवायरमेंट में भी होता है कि जो भी आपने टारगेट प्लेज किया है डिफरेंट कंट्रीज ने, और जितना भी जो भी टारगेट प्लेज किया है और जितना आप रिड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है, एस्टिमेटेड रिडक्शन आपका कितना है, उनके बीच का डिफरेंस जो होता है दैट इज एमिशन गैप। अब एमिशन गैप रिपोर्ट भी यूएनईपी रिलीज करती है। ये एक एनुअल रिपोर्ट है। की फाइंडिंग्स की अगर बात करें तो ये जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है उसको लिमिट करने की बात करती है कि 2 डिग्री सेल्सियस आपको लिमिट करना है, बिलो 2 डिग्री सेल्सियस लिमिट करना है और 1.5 डिग्री सेल्सियस करना है। और जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको रिड्यूस करना है बाय 30 to 45% रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर है। याद रखिएगा इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर है। आफ्टर चाइना जो है फर्स्ट है, यूएस जो है सेकेंड है, ठीक है। और बॉटम 50% ऑफ द हाउस होल्ड्स जो है वो 12% ऑफ ग्लोबल टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो की फाइंडिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट एमिशन गैप रिपोर्ट रिलीज कौन करते हैं? द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। एंड व्हाट इज एमिशन गैप वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट यूएनईपी एमिशन गैप रिपोर्ट एंड एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। नाउ लेट्स कम टू कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। अब कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की बात करें तो आपको पता है कि ग्रीन हाउस जो गैस एमिट होती है उसमें सबसे ज़्यादा हमारा कंट्रीब्यूशन कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। अब जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है बिकॉज ऑफ बहुत सारी अर्बनाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स बन रहे हैं, बहुत सारे हमारे माइनिंग एरियाज है, वहाँ हर जगह से हमारा CO2 जो है रिलीज़ होता है। अब उस CO2 को अगर हम कैप्चर नहीं करेंगे तो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर राइज होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी अर्थ की जो कैपेसिटी है रिफ्लेक्ट बैक करने की वो नहीं हो पाएगी, वो जो है एब्जॉर्व कर लेंगे सन की जो भी रेज आ रही है, यूवी रेज आ रही है, तो क्या होगा कि हमारा टेम्परेचर जो है हमारे अर्थ पे बढ़ता जाएगा।
तो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज की बात करें तो कार्बन को, जो भी कार्बन हम कहीं से भी आ रहा है, थर्मल पावर प्लांट से हो या फिर हमारे अर्बनाइजेशन के कारण, हमारे गैस स्टोव के कारण, जितना भी कार्बन हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एमिट हो रहा है बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर या फिर या फिर हमारा नेचुरल फैक्टर, उस कार्बन को हमको कैप्चर करना है, उस कार्बन को हमको किसी भी तरह कैप्चर करना है। दूसरी चीज़, कैप्चर करने के बाद उस कार्बन को हम यूटिलाइज कर सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए, बाकी अदर चीज़ों के लिए, फीड स्टॉक के लिए, और उसको या तो फिर यूटिलाइज ना कर पाए तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं अंडरग्राउंड, कि जब भी हमको उसको यूज़ करना हो तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज का मतलब यही होता है कि जितना भी कार्बन एमिट हो रहा है पहले तो उसको हम कैप्चर करें, फिर कैप्चर करने के बाद उसको यूटिलाइज करें, और यूटिलाइज अगर नहीं कर पा रहे तो हम उसको स्टोर करें। तो दो चीज़ें होती है, ठीक है। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि नीति आयोग ने अभी लॉन्च किया है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है। तो किसने लॉन्च किया है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क? जनरली आपको लगेगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने किया है। नो, इट इज़ नीति आयोग ने किया है। उन्होंने बोला है कि मैकेनिज्म जो है डिप्लॉय करेंगे इंडिया में। अब व्हाट आर द इनिशिएटिव, सबसे पहले पॉलिसी फ्रेमवर्क में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो उन्होंने बोला है कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे प्रिंसिपल फ्रेमवर्क जो एक्सेलरेट करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज के लिए। और टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस हम देखेंगे कि क्या टेक्नोलॉजी हम यूज़ करें कि हमारा जो एमिशन है वो रिड्यूस हो सके और डीकार्बनाइजेशन को हम अचीव कर सकें फ्रॉम जो सेक्टर्स हैं जैसे कि स्टील, सीमेंट एटसेट्रा, उन सबको हम प्रमोट कर सकें, ठीक है। तो अब इनिशिएटिव्स जो लिए हैं कार्बन कैप्चर एंड स्टोर यूटिलाइजेशन स्टोरेज के लिए, तो नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस ने जो है वो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज जो है वो दो जगह सेटअप किया है, आईआईटी बॉम्बे और बेंगलुरु में, जहाँ पे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे। फिर मिशन इनोवेशन चैलेंज आया है ऑन कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज, जो कि बोलते हैं कि नियर जीरो CO2 एमिशन फ्रॉम द पावर प्लांट्स, जो भी पावर प्लांट्स हैं वहाँ पे वो उनको जो है कि वो CO2 एमिशन ज़ीरो लेवल पे करें और कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हों। एक्सेलरेटिंग CCS टेक्नोलॉजी, ACT बोला है कि जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन को प्रमोट करेंगे, जो कि हमारा सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ पे वर्क करेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट initiatives. Now let's come to carbon capture utilization storage. कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज का मतलब यही होता है कि जितना भी कार्बन हमारा एमिट हो रहा है उसको हम रिमूव कर सकें। कैसे रिमूव कर सकें? फ्रॉम फ्लू गैस से जितना भी कार्बन हमारा जो है आ रहा है, जैसे कि फ्लू गैस का अगर मतलब बताएं तो फ्लू गैस कब प्रोड्यूस होती है? जब कोल, नेचुरल गैस, वूल, कोई भी अदर फ्यूल जो है हम बर्न करते हैं या फिर कंबस्ट होता है पावर प्लांट्स के थ्रू, तो उसी को हम बोलते हैं फ्लू गैस। तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारा फ्लू गैस के थ्रू आ रहा है एटमॉस्फेयर में, उसको हमको रिमूव करना है और उसको हमको उसके बाद क्या करना है? रिसाइकल करना है, यूटिलाइज करना है और डिटरमाइन करना है कि हम उसको परमानेंट स्टोरेज ऑप्शन दे पाए कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम उसको स्टोर कर सकें। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैप्चर किसके थ्रू होगा? जो हमारे कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजीज होंगी उसके थ्रू, और उसको कन्वर्ट किया जाएगा फ्यूल में, रेफ्रिजरेंट्स में, बिल्डिंग मटेरियल्स में एटसेट्रा। जो भी कैप्चर्ड गैस है वो डायरेक्टली हम फायर एक्सटिंग्विशर, फार्मा, फूड एंड ब्रेवरेज इंडस्ट्रीज में भी यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज। अब कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज वर्क कैसे करता है? तो मान लीजिए ये कोई पावर प्लांट है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हुआ, तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है हमने उसको कैप्चर किया फ्रॉम बायोगैस, फ्यूल, पावर स्टेशन, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। ओके, अब इसी कार्बन डाइऑक्साइड को या तो हम कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर ले एज अ रिसोर्सेज और फीड स्टॉक टू क्रिएट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, किसी भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री या सीमेंट इंडस्ट्री वहाँ पे, या फिर उसको ट्रांसपोर्ट करें। जो भी हमारा कैप्चर CO2 है उसको हम कंप्रेस करें और उसको हम क्या करें? शिप के थ्रू, ट्रक के थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू जो है स्टोरेज की जगह पर भेजें, और उसके बाद जो भी CO2 है उसको परमानेंटली अंडरग्राउंड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में स्टोर कर सके। ओके, तो दिस डायग्राम टेल्स अबाउट दिस। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज, जैसे केमिकल सॉल्वेंट हो गए, फिजिकल सॉल्वेंट हो गए, एड्सॉर्प्शन हो गया, क्रायोजेनिक सेपरेशन हो गया। ओके, सो दीज आर द टेक्नोलॉजीज जो कि हमारे कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज में वर्क करेंगे। तो व्हाट इज कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज, किसने पॉलिसी निकाली है और कैसे फंक्शन करता है, कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं? तो दिस इज ऑल अबाउट कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट, यूनिफॉर्म कार्बन ट्रेडिंग मार्केट। अब यूनिफॉर्म कार्बन ट्रेडिंग मार्केट की अगर बात करें तो आपको पता है कि दो टाइप के एमिशंस, दो टाइप की कंट्रीज़ होती हैं, दो टाइप की कंपनीज होती हैं। मान लीजिए कंपनी ए है,
उसने मान लीजिए गवर्नमेंट ने बोला कि हमको इतना टन कार्बन ही एमिट कर सकते हो, मतलब इससे अगर कम कर रहे हो तो आपको क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक कैप बता दिया कि आप जो है 28 मतलब 5 टन कार्बन एमिट कर सकते हो। तो मान लीजिए कंपनी 1 ए है, कंपनी 2 बी है। तो अगर कंपनी ए ने 5 टन से कम कार्बन एमिट किया तो उसको क्या मिलेगा, एक कार्बन क्रेडिट मिलेगा। और जो कंपनी है मान लीजिए कंपनी 2, उसने 5 टन से ज़्यादा कार्बन एमिट किया तो उसको जो है हमारा क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो जिसने अपना क्रेडिट जीता है वो क्या करेगी, वो अपना क्रेडिट जो है, जिसने सरप्लस मतलब जिसने बहुत ज़्यादा कार्बन को एमिट किया है तो उसको वो बेच देगी। और उसके कारण जो है म्यूचुअल एग्रीमेंट में वो परचेस करके क्या करेगा, अपने ग्रीन हाउस गैस को जो एमिशंस है उसको रिड्यूस करेगा। तो यूनिफॉर्म कार्बन ट्रेडिंग मार्केट की अगर बात करें तो ये न्यूज़ में इसलिए है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी बोला है कि हम एक कार्बन ट्रेडिंग स्कीम इंप्लीमेंट करेंगे जो सारे कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म को इंडिया में सब्ज्यूम करेगा। जितने भी कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म है इंडिया में उन सबको सब्ज्यूम करके एक ही कार्बन ट्रेडिंग स्कीम बनाएंगे। तो मोर ऑन न्यूज़ में अगर देखें तो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि वो वॉलेंट्री कार्बन मार्केट को स्टार्ट करेंगे और ग्रेजुअली शिफ्ट करेंगे टू कैप एंड ट्रेड, जहाँ पे इंडस्ट्रीज जो है दिया जाएगा उनको एमिशन टारगेट लाइक इन यूरोपियन यूनियन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम मार्केट। अब कार्बन ट्रेडिंग एंड कार्बन एमिशन मार्क ट्रेडिंग की बात करें तो ये एक मार्केट बेस्ड सिस्टम है जहाँ पे बाइंग और सेलिंग होती है हमारे कार्बन की, जो भी बाइंग एंड सेलिंग होती है क्रेडिट्स की फॉर कार्बन एमिशन, ठीक है। जनरली सबसे ज़्यादा मॉडल जो यूज़ होता है दैट इज़ कैप एंड ट्रेड। और आइडिया ऑफ कैप एंड ट्रेड जो है ओरिजिनेट हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल से, जो कि यूएनएफसीसी का एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो यूएनएफसीसी में क्योटो प्रोटोकॉल आया था, उसी में जो है हमने सबसे पहली बार कैप एंड ट्रेड यूज़ किया था। अब हाउ डज कैप एंड ट्रेड वर्क अगर बात करें तो मान लीजिए एमिटर एक ए है और एक एमिटर बी है, जो कि मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। एमिटर ए है जिसने एक्सेस ग्रीन हाउस गैस एमिट किया है, ठीक है। तो रियल ग्रीन हाउस गैस एमिशन इसका कितना होगा, इतना ज़्यादा होगा, क्योंकि उसने मान लीजिए ये जो डैश डैश जो लाइन बनी है वो गवर्नमेंट ने बोला कि इतने तक जो है आपको ग्रीन हाउस गैस एमिट करना है, बट एमिटर ए ने उससे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस को एमिट किया। एमिटर बी की अगर बात करें तो उसने जो है रिड्यूस्ड किया अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशन, मतलब जो हमारी डैश डैश लाइन है उसके नीचे ब्लू पार्ट, ठीक है। तो इनका रियल ग्रीन हाउस गैस एमिशन ये है। तो ये क्या करेंगे, सेल करेंगे अपना कार्बन क्रेडिट। इनको कार्बन क्रेडिट मिला है एमिटर बी को, तो ये क्या करेंगे, सेल करेंगे कार्बन मार्केट में। फिर कार्बन मार्केट से एमिटर ए जो है परचेस करेगा और अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करेगा। तो जैसे सेटिंग अ कैप की अगर बात करें तो ओवरऑल लिमिट और कैप जो है वो सेटअप किया जाएगा कि आप कितना कार्बन जो है एमिट कर सकते हो, इंक्लूडिंग पावर इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव और एयर ट्रेवल। गवर्नमेंट जो है इशू करेगी परमिट एग्रीड लेवल पे, और हर परमिट जो है यूजुअली इन टर्म्स ऑफ कैसे मेजर किया जाएगा, 1 टर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट टू CO2e। अब सेलिंग एंड बाइंग परमिट की बात करें, अगर किसी कंपनी ने अपना कार्बन सिग्निफिकेंटली कैप से नीचे रखा है, मान लीजिए डैश डैश लाइन कैप है तो उससे नीचे रखा है, तो वो क्या करेगी, अपना एक्सेस परमिट जो है उस कार्बन मार्केट में बेचेगी फॉर कैश। और इफ नॉट इट मे हैव बाय एक्स्ट्रा परमिट, जो भी कंट्रीज ने अपना नहीं किया है तो वो परमिट को बाय कर लेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट कैप एंड ट्रेड वर्क, ठीक है। पहले कैप किया, उसके बाद हमने ट्रेड किया दो कंट्रीज के बीच में। अब ये हमने बताया कि आइडिया जो है कैप एंड ट्रेड का वो ओरिजिनेट हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल से। अब क्योटो प्रोटोकॉल जो है क्रिएट किया था उन्होंने मार्केट मैकेनिज्म, जहाँ पे उन्होंने एमिशन ट्रेडिंग, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन तीन चीज़ें जो है उन्होंने बताई थी। अब पेरिस एग्रीमेंट के अंदर दो आर्टिकल 6 के अंदर मार्केट मैकेनिज्म था जो नॉन मार्केट अप्रोचेस मैकेनिज्म पे बेस्ड था, और ये इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल हर जगह वर्क करता है। अब अगर बात करें 2021 में तो चाइना जो है उन्होंने वर्ल्ड का लार्जेस्ट मार्केट लॉन्च किया है कार्बन एमिशन ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मार्केट अप्रोचेस जो हमारे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर हमने देख लिया। कैप एंड ट्रेड मार्केट आया, जो कैप एंड ट्रेड हमने पढ़ लिया। फिर मार्केट अप्रोचेस जो हमारी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर आई हैं आर्टिकल 6 के अंदर, तो वहाँ पे दो अप्रोचेस आई हैं। पहली है इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम, दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम्स की अगर बात करें तो ये मार्केट मैकेनिज्म 1 है, जिसमें बताया गया है कि जो भी कंट्रीज हैं या तो वो बायलेटरली या तो वो वॉलेंट्रीली जो है सेल करेंगी एक्स्ट्रा एमिशन रिडक्शन, जितना भी उन्होंने रिड्यूस किया है अपना कार्बन एमिशन, जो भी उन्होंने रिड्यूस किया, तो जो भी एक्स्ट्रा एमिशन रिडक्शन है वो अचीव करेंगी टू देयर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट। तो बायलेटरली यहाँ पे कॉपरेशन होगा। बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म में ट्रेडिंग जो है एमिशन रिडक्शन का, वो कहीं भी वर्ल्ड में क्रिएट किया जा सकता है बाय पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। याद रखिएगा, कहीं भी वर्ल्ड में किसी के भी साथ किया जाता है, बट यहाँ पे सिर्फ कंट्रीज करती हैं। यहाँ पे जो है एमिशन कोई भी कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक हो, ठीक है। तो दिस इज मार्केट मैकेनिज्म 2।
अब एग्जिस्टिंग कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म इन इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जो है दो कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म है। हम उससे पहले पहले ये पढ़ लेते हैं रिलेटेड न्यूज़। तो डिजिटल मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन सिस्टम जो है, अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि जो कंट्री का इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है कार्बन मार्केट में, कि क्लाइमेट चेंज जो गोल्स है हमको उसको अचीव करना है। तो ये जो है ये फर्स्ट स्टेप है इन एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ पोस्ट 2020 कार्बन मार्केट, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, स्मार्ट सेंसर्स, इन सब पे बेस्ड है। अब व्हाट आर द इंडियाज़ के कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म की अगर इंडिया में बात करें जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, तो पहला है रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, दूसरा है एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट जो कि पैट स्कीम के अंदर आता है, परफॉर्म ट्रेड अचीव स्कीम। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड ITMO जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट की बात करें तो ये एक मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को हमको फैसिलिटेट करना है, हमको उसको प्रमोट करना है। और रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन जो है, जो भी ऑब्लिगेटेड एंटिटीज़ हैं जो भी हमारी रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर रही हैं या बना रही हैं, जो प्रोड्यूस कर रही हैं, वो सब जो है रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन को अचीव करेंगी। अब रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट का मतलब होता है 1 मेगावाट पर आवर, 1 मेगावाट आवर। ठीक है, ये वॉलेंट्रली कोई भी एंटिटीज़ को मिल सकता है। दो कैटेगरीज के REC होते हैं, पहला सोलर REC और दूसरा और नॉन सोलर REC। और ये ट्रेड किस में किया जाता है? सिर्फ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, जो कि पावर एक्सचेंज जो है हमारी, वो अप्रूव करती है। तो ये सिर्फ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में ही ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, अब हम पैट स्कीम के अंदर एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट की बात करें। ये भी एक मार्केट बेस्ड रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करना है इन एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। जो भी एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं वो कम से कम जो है हमारा एनर्जी कंजम्पशन करें। तो ई सर्ट्स जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। डिफरेंस, जितना भी डिफरेंस होता है कि आपने कितना टारगेट बनाया और आपने कितना अचीव किया उस बेसिस पे। और ये 13 सेक्टर्स को कवर करती है। एल्यूमिनियम हो गया, डिस्कम्स हो गए, होटल्स हो गए, सीमेंट्स हो गए। और ये ट्रेड किस में होता है? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में और पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड में। तो ये दो चीज़ों में ट्रेड किया जाता है, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज and Power Exchange India Limited. Okay, so this is the difference between the renewable energy सर्टिफिकेट एंड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट। तो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट रिन्यूएबल एनर्जीज के लिए मिलता है। एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो जो भी एनर्जी सेव कर रहे हैं, कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कम से कम कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनको एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट मिलता है पैट स्कीम के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। REC जो है सिर्फ ट्रेड किया जाता है और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में, बट एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड और इंडिया एनर्जी एक्सचेंज दोनों में किया जाता है। इसमें ज़्यादा सेक्टर्स कवर होते हैं, इसमें जो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स ही कवर होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट existing carbon trading mechanism in India. What are the important points you have to learn? What is cap and trade? What is carbon emission trading? ठीक है, एंड दूसरी चीज़, मार्केट अप्रोचेस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर कौन सी है, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कौन सी है, और इंडिया का क्या है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द हमारा कैप एंड ट्रेड यूनिफॉर्म कार्बन ट्रेडिंग मार्केट। नाउ लेट्स कम टू द अदर क्लाइमेट रिलेटेड न्यूज़ एंड कॉन्सेप्ट। तो पहला है फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। तो पल्ली जो है जम्मू एंड कश्मीर में, इट इज़ द फर्स्ट, इंडिया की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। कार्बन न्यूट्रलिटी की अगर बात करें तो जितना भी आप कार्बन एमिट कर रहे हो उतना ही कार्बन एब्जॉर्ब कर रहे हो, तो उसी को हम बोलते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी। एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात करें तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है उसको रिमूव करना और उसको स्टोर करना, उसको हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स। टिपिंग पॉइंट्स का मतलब होता है कि वो पॉइंट जहाँ पे थोड़ा भी अगर हम चेंज कर रहे हैं तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आ रहा हो, एब्रप्ट चेंजेस आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं टिपिंग पॉइंट्स। याद रखिएगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टिपिंग पॉइंट? एनी स्मॉल चेंज, अगर कुछ भी स्मॉल चेंज हो रहा है हम कहीं पर भी, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अर्थ सिस्टम में एब्रप्ट चेंजेस ला रहा है, इरिवर्सिबल चेंजेस ला रहा है, उसको हम टिपिंग पॉइंट बोलते हैं। ग्लोबली अगर बात करें तो 9 टिपिंग पॉइंट्स हैं, इंक्लूडिंग द अंटार्कटिक आइस शीट। 9 टिपिंग पॉइंट्स कौन से? पहला है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। आपको पता है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट कहाँ पे है? हमारा साउथ अफ्रीका में। वहाँ पे फ्रीक्वेंट ड्राउट्स आ रहे हैं। फिर आर्टिक सी आइस, जहाँ पे मैसिव आइस जो लॉस हो रहा है। एटलांटिक सर्कुलेशन की अगर बात करें तो वो स्लो डाउन हो रहा है, बिकॉज एटलांटिक सर्कुलेशन क्या होता है, हीट ट्रांसफर करता है, वो हमारा स्लो डाउन हो रहा है। बोरियल फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स इंक्रीज हो रहे हैं। कोरल रीफ्स जो है डाई हो रहे हैं। ग्रीनलैंड आइस शीट जो है आइस लॉस हो रहा है। परमाफ्रॉस्ट रीजन मेल्ट हो रहा है। वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट जो है वो भी एक्सेलरेट हो रहा है, आइस लॉस जो है ज़्यादा हो रहा है। और विल्गिस बेसिन जो है ईस्ट अंटार्कटिका में, वहाँ भी आइस लॉस जो है वो बढ़ रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट 9 क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स। यू हैव टू लर्न इट, मग अप इट, because it is important. What are the 9 climate tipping points? Which are the question आ सकता है, which are the points, which are the
टिपिंग पॉइंट्स इंक्लूडेड ग्लोबली। तो 9 टिपिंग पॉइंट्स हैं, 9 टिपिंग पॉइंट्स के आपको नेम भी याद होने चाहिए। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट इज ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग का यहाँ पे ये मतलब है कि जनरल पब्लिक को मिसलीड करना। मतलब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया और उस प्रोडक्ट में हमने बोल दिया कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, बट वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। एक भी चीज़ उसकी एनवायरमेंट फ्रेंडली है तो हमने उसको बोल दिया कि ये पूरी तरह एनवायरमेंट फ्रेंडली है, तो जनरल पब्लिक जो है मिसलीड होती है कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है इसलिए हमको ये यूज़ करना चाहिए। तो ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है कि प्रैक्टिस जो है जनरल, वो प्रैक्टिस जो हमारे जनरल पब्लिक को मिसलीड करती है कि वो कंपनीज पे बिलीव करे कि कंपनीज जो है हमारी एनवायरनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रही है, बट वो एक्चुअली में नहीं करती है। तो ये टर्म पहली बार किसने कॉइन किया था? जय वेस्टरवेल्ड ने 1986 में कॉइन किया था। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेप्यूटी गवर्नर जो है उन्होंने बोला कि टेक्सोनॉमी ऑन ग्रीन फाइनेंस टू अवॉइड द रिस्क ऑफ ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, ये बोला। अब ये हमने ग्रीन वॉशिंग होता क्या है ये हमने बता दिया, और इसमें जो है वो प्रोडक्ट और पॉलिसी इन्वॉल्व होते हैं, वो ऐसा लगता है कि वो बहुत एनवायरमेंट फ्रेंडली है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है रियलिटी में। अब फॉर्म्स ऑफ ग्रीन वॉशिंग की अगर बात करें तो सबसे पहला है फिबिंग। फिबिंग जो है ये फॉर्म्स है हमारा ग्रीन वॉशिंग का, जहाँ पे एनवायरमेंट में क्लेम करते हैं, जो एनवायरमेंट को क्लेम करते हैं कि एनवायरमेंट जो है हमारा बहुत फ्री है, बट वो जनरली फॉल्स होता है। नो प्रूफ की बात करें तो एनवायरमेंट को ये बताते हैं दैट कैन नॉट बी सस्टेन्ड। हिडन ट्रेड ऑफ की बात करें तो प्रोडक्ट को सजेस्ट करते हैं कि वो ग्रीन है, बट वो जनरली नहीं होता है। इररेलेवेंस की बात करते हैं तो क्लेमिंग जो है मटेरियल पे अवॉइड करते हैं, क्लेमिंग टू अवॉइड यूजिंग अ मटेरियल एंड प्रैक्टिस दैट इज ऑलरेडी इलीगल और नॉन स्टैंडर्ड। लेस एविल्स की बात करें तो जो भी डू गुड्स होते हैं, लेबल टू एन एनवायरमेंटली अनफ्रेंडली प्रोडक्ट एंड वेगनेस। ठीक है, तो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ ग्रीन वॉशिंग। व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग एंड व्हाट इज tipping point? I hope you understand. Now let's come to Keeling curve. तो आपको पता है मोना लोआ ऑब्जर्वेटरी जो है हमेशा न्यूज़ में रहा है, जो हमारे CO2 को मेजर करता है डे टू डे बेसिस पे। और ये जो है कौन रन करता है? यूएस की एक ओशनिक एडमिनिस्ट्रेशन, एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन जो एजेंसी है वो रन करती है। तो मोना लोआ ऑब्जर्वेटरी जो है कहाँ पे लोकेटेड है? हवाई आइलैंड में लोकेटेड है। और मोना लोआ जो है हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, इसलिए जो है वहाँ पे हमने लोकेट किया है CO2 मेजर का, क्योंकि हमारा वॉल्केनो से CO2 जो है बहुत एमिट होता है। अब ये जो है डेली ग्लोबल जो हमारा एटमॉस्फेरिक CO2 है उसको मेजर करता है। अदर गैसेस जो हमारा मेजर, और ये किसके थ्रू मेजर किया जाता है? कीलिंग कर्व के थ्रू। तो कीलिंग कर्व के थ्रू हमारा CO2 मेजर किया जाता है। अदर गैसेस जो, अब अगर क्वेश्चन आता है कि सिर्फ CO2 मेजर किया जाता है, तो नहीं, CO2 के अलावा भी बहुत सारी गैसेस मेजर की जाती हैं, जैसे कि हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड एटसेट्रा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कीलिंग कर्व। याद रखिएगा कीलिंग कर्व क्या है? मोना लोआ ऑब्जर्वेटरी है जहाँ पे हम कीलिंग कर्व के थ्रू जो है हम CO2 को मेजर करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लाइमेट चेंज का जो टॉपिक था। नाउ लेट्स कम टू रिपोर्ट एंड इंडाइसेस। अब रिपोर्ट एंड इंडाइसेस में आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ, आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो मैं बताऊंगी, उससे ज़्यादा रिपोर्ट एंड इंडाइसेस में आप डीप में मत जाइए, बिकॉज यूपीएससी विल नेवर आस्क दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। जस्ट गो बाय द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनालाइज दोज क्वेश्चन, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं तो यू विल नेवर क्रैक द एग्जाम, बिकॉज एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो बेस होता है पढ़ने के लिए, राइट? कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब रिपोर्ट एंड इंडाइसेस में आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी। रिपोर्ट एंड इंडाइसेस में उस रिपोर्ट को किसने रिलीज़ किया है, और जिस बॉडी ने रिलीज़ किया है उस बॉडी के बारे में, मान लीजिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने किया है तो उस बॉडी में क्या क्या है, और क्या क्या चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट दिया है तो वो। ठीक है, तो लेट्स कम टू द रिपोर्ट एंड इंडाइसेस। तो पहला है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, जो कि 2021 की अभी किसने रिलीज़ किया है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। तो स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किसने रिलीज़ किया है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि हमारे किसके बारे में डिटेल्स बताती है? ऑब्वियसली ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट है, तो ऑब्वियसली हमारे टेम्परेचर, ओशियन एसिडिफिकेशन, सी लेवल राइज, इन सारी चीज़ों के बारे में हमको बताती होगी। और ये जो है IPCC की 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई है उसको जो है कॉम्प्लीमेंट करती है। अब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्टेब्लिश गया था 1950 में, और ये ओरिजिनेट हुई थे इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से। पहले उसका ये नाम था, अभी जो है 1950 में उसका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी। अब ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि जो लैंड है, जो ओशियंस है,
क्या वेदर है, क्या क्लाइमेट है, अर्थ एटमॉस्फेयर कैसा है, उसके लिए जितनी भी ट्रीटीज़ बनाना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बनाना, कोऑर्डिनेशन बनाना और जो पॉलिसीज़ हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। मेंबरशिप की अगर बात करें तो 193 मेंबर्स एंड टेरिटरी, इंडिया इज़ ऑल्सो अ मेंबर और इट इज़ द सुप्रीम बॉडी। इसकी सुप्रीम बॉडी जो होती है वो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल कांग्रेस है। याद रखिएगा, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल कांग्रेस इज द सुप्रीम बॉडी ऑफ वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, बिल्कुल याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन की क्या है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट स्पेशल स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट आर द पॉइंट्स यू नीड नॉट टू रिमेंबर, डोंट गो बाय दैट। नेक्स्ट इज ग्लोबल ओशियन ऑब्जर्विंग सिस्टम रिपोर्ट कार्ड 2022। इसको भी वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ही रिलीज करती है। उसके साथ कुछ और जैसे कि इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन यूनेस्को की और अदर गूस पार्टनर्स। अब गूस क्या है, इट इज़ ये एक परमानेंट ग्लोबल सिस्टम है जो कि ऑब्जर्व करती है हमारे मरीन और ओशियन के डेटा को एनालाइज करती है। ठीक है, अब ये जो है पहली बार बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन भी इन्होंने पहली बार किया है और आइडेंटिफाई किया है गैप। और उन्होंने बोला है कि इनइक्वालिटी है बहुत सारे ओशियंस में, जैसे कि इंडियन अटलांटिक एंड सदर्न ओशियन में। ओके, तो ग्लोबल ओशियन ऑब्जर्विंग सिस्टम गूस रिपोर्ट कार्ड कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन 2022। ये भी हमारे कौन रिलीज करते हैं, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। कब करते हैं, एनुअली करते हैं, हर साल में एक बार। अब ये जो है की फाइंडिंग्स की अगर बात करें तो एटमॉस्फेरिक लेवल्स जो है तीन में ग्रीन हाउस गैस का वो बहुत ज़्यादा हाई है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद करने की जरूरत है। तो ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर। ये कौन रिलीज करती है, वर्ल्ड बैंक। याद रखिएगा कौन रिलीज करती है। अभी तक हमने जितनी रिपोर्ट्स पढ़ी वो हमारी वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन करती थी। अब हम जो रिपोर्ट्स पढ़ेंगे वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है। तो सबसे पहले ये क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर, ये कौन रिलीज करती है, वर्ल्ड बैंक करती है। तो इसमें की हाईलाइट्स में बोला है कि बाय 2030 160 to 200 मिलियन पीपल जो है हमारे इंडिया में वो हीट वेव्स जो है फेस कर रहे हैं। अब हीट वेव्स आपको पता है अलग अलग क्राइटेरिया होता है, प्लेन्स में कितना होता है, हिली एरियाज में कितना होता है। तो इतने से अगर टेम्परेचर राइज हो जाए तो उसको हम हीट वेव्स कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जॉब लॉस भी कर रहे हैं। तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पॉइंट्स हैं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक। अब क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट एंड एजेंडा फॉर एक्शन कौन रिलीज करता है, ये भी हमारे वर्ल्ड बैंक रिलीज करते हैं। ये जो है कंपाइल करते हैं जो भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप कंट्रीज क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसकी जितना भी रिजल्ट है उसको हमारे हार्मोनाइज करते हैं और कंपाइल करते हैं। अब CCDR क्या है, जो कंट्रीज क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स है, ये न्यू को डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है जो हमारे क्लाइमेट चेंज को और डेवलपमेंट को एक साथ कंसीडर करके रिपोर्ट बनाती है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक रिलीज करती है क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट एंड एजेंडा फॉर एक्शन, वर्ल्ड बैंक। ओके, फिर आते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सिंथेसिस रिपोर्ट, हमने पढ़ा अभी UNFCC रिलीज करती है। तो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सिंथेसिस रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, कौन रिलीज करता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये सेकेंड सच रिपोर्ट है। ये एक एनुअल समरी है जो हमारी कंट्रीज़ के कमिटमेंट को बताती है कि कंट्री ने कितना कमिट किया है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को और कितना उनका इम्पैक्ट है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने पर। 193 पार्टीज़ जो हमारी पेरिस क्लाइमेट की हैं वो भी इसकी पार्टीज़ हैं। अब जो हाइलाइट्स हैं, तो अगर हम बात करें तो क्यूमुलेटिव CO2 एमिशंस जो है 2020-2030 में वो 86% है ऑफ द रिमेनिंग कार्बन बजट। एंड अदर थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। तो सिर्फ ये याद रखना है, सिंथेसिस रिपोर्ट नेचुरली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की कौन रिलीज करता है, UNFCC। फिर नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग इन कार्बन न्यूट्रलिटी यूथोपिया और द न्यू ग्रीन वेव। तो ये रिसेंटली ये न्यूज़ जो है रिलीज किसने किया है, यूनाइटेड नेशन की FAO एजेंसी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट EBRD ने। अब कार्बन न्यूट्रलिटी एंड नेट जीरो CO2 एमिशंस जो है, एंथ्रोपोजेनिक जितना भी CO2 एमिशंस है उसको हमको बैलेंस करना है बाय एंथ्रोपोजेनिक CO2 रिमूवल से। जितना भी हमारा क्लाइमेट जितना भी हमारा मैन मेड CO2 एमिशन हो रहा है उसको हमको मैन मेड के थ्रू ही मतलब पीपल्स को ही CO2 को रिमूव करना है इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। फिर स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर एंड यूनाइटेड नेशन हाई लेवल कमिटी क्लाइमेट चेंज चैंपियन, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एंड अदर्स, ये सारी मिलकर रिलीज करती हैं। तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो है स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट रिलीज करती है। नेक्स्ट इज क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आपको याद रखना है क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी ही रिलीज करती है। ये ग्लोबल पार्टनरशिप है जहाँ पे हमने मिशन को शेयर किया है रेस टू द टॉप।
तो जो भी कंट्रीज सबसे पहले आएगी वो, तो G20 कंट्रीज़ में से जो भी कंट्रीज सबसे पहले क्लाइमेट के लिए पॉलिसीज़ बनाती है उसको क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी। अब G20 मेंबर जो है रिस्पॉन्सिबल है, अगर बात करें तो 3/4 ऑफ द ग्लोबल एमिशन, और 6 G20 मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया डिड नॉट साइन द ग्लोबल मीथेन प्लेज, तो ग्लोबल मीथेन प्लेज को साइन नहीं किया। तो ग्लोबल क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी। फिर आते हैं ग्लोबल कार्बन बजट 2022 रिपोर्ट, ये किसने रिलीज किया है? ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ग्लोबल कार्बन बजट 2022 रिपोर्ट किसने रिलीज किया है? ग्लोबल कार्बन बजट ने रिलीज, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने रिलीज किया है। अब ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट जो है ये एक शेयर पार्टनरशिप है इंटरनेशनल जियोस्फेयर बायोस्फेयर प्रोग्राम, इंटरनेशनल ह्यूमन डायमेंशन प्रोग्राम एंड ग्लोबल एनवायरमेंट चेंज एंड वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम एंड अदर थिंग्स। ठीक है, इसका एम यही है कि हमको क्लाइमेट की पिक्चर डेवलप करनी है ग्लोबल कार्बन साइकिल के लिए, जो भी ग्लोबल कार्बन साइकिल है, कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना एमिट हो रहा है, कितना रिसाइकल कर रहा है, तो उन सारों की कंप्लीट पिक्चर जो है हमको बनानी है, उन सब की कंप्लीट पिक्चर बनानी है, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल कार्बन बजट। तो ग्लोबल कार्बन बजट जैसे हीट बजट होता है वैसे ही ग्लोबल कार्बन बजट भी होता है, जो कौन रिलीज करता है? ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है 2023 जर्मन वॉच रिलीज करती है एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये 59 कंट्रीज को एवेल्युएट करती है और यूरोपियन यूनियन और इंक्लूडिंग इंडिया। इसमें 4 कैटेगरीज में वो रैंक करती है: ग्रीन हाउस गैस एमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट पॉलिसी। और ये सारे इंप्लीमेंटेशन जो है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जो भी टारगेट दिए हैं उनके इंप्लीमेंटेशन को भी ट्रैक करती है। अब इंडिया का रैंक जो है अभी 8th है, पहले इंडिया का रैंक जो था 10th था, अभी इंडिया का रैंक जो है 8th है, और फर्स्ट 3 प्लेसेस हमेशा ही खाली रहती हैं इसकी, और डेनमार्क जो है उसको रैंक 4 दिया है। फिर आते हैं कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप रिपोर्ट 2021-22, तो सेक्रेटेरिएट ऑफ कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप कोएलिशन जो है ये रिलीज करती है। अब कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप कोएलिशन की अगर बात करें, ये एक वॉलेंट्री इनिशिएटिव है, जो बहुत सारे मेंबर ऐसे ही आते हैं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, वॉलेंट्री है कि वो आए या नहीं आए, जो एक साथ आते हैं, गवर्नमेंट हो, लीडर्स हो, सिविल सोसाइटीज हो, बिजनेसमैन हो, जो कि हमारे जो भी कार्बन प्राइसिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उनको बढ़ाते हैं कि हमारा जो कार्बन प्राइसिंग सिस्टम है उसको हम इफेक्टिव वे में यूज़ कर पाएँ क्लाइमेट एक्शंस के लिए। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप रिपोर्ट। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियल रिपोर्ट, तो रिसेंटली ये रिलीज़ किसने की है? यूनेस्को और IUCN जो है दोनों मिल के रिलीज़ करती हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियल्स रिपोर्ट, वर्ल्ड हेरिटेज से आप याद रखिए, तो वर्ल्ड हेरिटेज अगर टर्म जुड़ा है तो यूनेस्को तो जुड़ा ही होगा, ग्लेशियल्स रिपोर्ट अगर जुड़ा है तो IUCN जुड़ा है। ठीक है, तो यूनेस्को और IUCN जो है मिलके निकालते हैं। इसमें इसकी की फाइंडिंग है कि 1/3 जो ग्लेशियल्स है, जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं, वो डिसअपियर होंगी बाय 2050 तक, और ग्लेशियल्स जो आइडेंटिफाइड हैं इन 50 साइट्स ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, जितने भी 50 साइट्स हैं यूनेस्को की, उसमें ग्लेशियल्स भी आइडेंटिफाइड है, जैसे कि छोटा सिगली ग्लेशियर्स, गंगोत्री ग्लेशियर्स, ठीक है, कामेत एरिया, नंदा देवी एरिया, कंचनजंगा एरिया, तो बहुत सारे सियाचिन ग्लेशियर, तो दीज आर द ग्लेशियर्स जो हमारे कहीं ना कहीं डिसअपियर हो जाएंगे बाय 2050 तक। ठीक है, तो वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? यूनेस्को एंड IUCN। नेक्स्ट इज फाइनेंस फॉर क्लाइमेट एक्शन, स्केलिंग अप इन्वेस्टमेंट फॉर क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन क्लाइमेट फाइनेंस रिलीज करती है। ये ग्रुप जो है लॉन्च हुआ था 2021 में बाय COP26 एंड COP27 presidencies and UN climate change high level championship. Okay, so this is all about the report. This is not important. Which is important, I already told you, जैसे कि वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियल्स रिपोर्ट IUCN यूनेस्को रिलीज करते हैं, फिर कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप रिपोर्ट कोइलेशन रिलीज करती है, फिर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स हमारी जर्मन वॉच, ग्लोबल क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिलीज करती है, ग्लोबल कार्बन बजट, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिलीज करती है, स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर रिलीज करती है, NDC की सिंथेसिस रिपोर्ट UNFCCC रिलीज करती है, फिर ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, गूस रिपोर्ट भी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एंड स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट भी WMO। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ क्लाइमेट चेंज। आई विल स्टार्ट पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ऐसे अलग अलग पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।